लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लियाई। आज हम लेक्चर 1 करेंगे। और अगर मैं न्यूक्लियर के, देखो आप लोग बहुत ही, मतलब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लकी कहना चाहिए या फिर क्या कहूँ। द थिंग है, इसकी रेडियो एक्टिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है, हट गया है। रेडियो एक्टिविटी ही सब कुछ था। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ भी नहीं बचा, बाकी जो चीजें हैं वो ठीक है, लाइक दे आर नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट रेडियो एक्टिविटी इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्लस इट्स हार्ड लिटिल बिट, ठीक है, मैम कंपैरेटिवली। न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाना सिखाओगे ना? Nope. थोड़ा बहुत कल डिस्कस कर लेंगे अगर करना हुआ तो, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह कुछ, मतलब पता है, मैं सही बताऊं तो इस चैप्टर को पढ़ाना मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि इसमें मैं डेथ ऑफ अ स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार या डेथ ऑफ सन, ये सब डिस्कस करना चाहती हूँ। बट द थिंग इज कि ये सब इज नॉट इम्पोर्टेंट एज योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, सो अभी नहीं करा सकते। बट अगर कभी मौका मिला ना, आप लोगों का सिलेबस पूरा हो गया तो इधर एक चिट चैट सेशन रखेंगे, अपन इसको करेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग लेट्स स्टार्ट विद द मास एनर्जी रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, जहां से आप क्वेश्चन देख पाएंगे, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा थियोरिटिकल ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए कल एक प्योर सेशन आएगा जिसमें अपन सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे, तो आई थिंक वो चीज वहां पे बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आज की तारीख है 20 and this is 12th not 11th. Let's start. तो मैंने बोला मास एनर्जी रिलेशन ना बड़ा ही प्यारा रिलेशन है, अगर कोई इसको समझे, इस चीज को समझने की कोशिश करे ना, तो इतना इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, मतलब लाइक मतलब मतलब कहते हैं ना कि वो गूज बम दे जाता है, वैसा वाला कॉन्सेप्ट है ये, बट अगर कोई फील करे तो ठीक है। तो वी विल ट्राई टू डू दैट। ये इसका कुछ रेशियो रहता है इंक्लूडिंग एटम ऑल्सो, ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई। और आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन हर एक साल देखे गए हैं इस पर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से ही। मास एनर्जी इक्विवेलेंस आइंस्टाइन साहब ने दिया था, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर दिया था। बट अगर आप इनका 1905 का पेपर उठा के देखो, जहां उन्होंने इस बारे में बात की है, ये वाला पेपर पब्लिश किया है, वहां पे E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर ना देके ना उन्होंने m इज इक्वल्स टू E बाई सी स्क्वायर लिखा है। अब आप कहोगे कि बात तो सेम ही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, कि E लिखो कि m की फॉर्म में लिखो, बट फर्क पड़ रहा है। ये जो E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर है, ये दिखा रहा है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, राइट। जबकि हमने m इज इक्वल्स टू E बाई सी स्क्वायर लिखा है, वो शो कर रहा है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सो ये इन दो, एक ही एक्सप्रेशन के दो टाइप से लिखने का फील है। अब मैं अगर आपको एक फीलिंग दूं इस टॉपिक की, तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर दो मास या कोई भी एक मास एनर्जी, मतलब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं, अर्थ के फॉर्मेशन को लेके बहुत सारी चीजें थी। एक थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी, शायद कभी नाम सुना हो। पढ़ी है बायो में। हाँ, अच्छा। तो उसका बेसिक क्रक्स जैसे चीज ये था कि अर्थ कैसे बनी होगी, मैं कि बताऊं, एक, हाँ चलो ये वाली थ्योरी का बताओ फिर मैं बताती हूँ। यही कहा गया था ना कि एक ही सेंटर पे ना बहुत सारे एनर्जी को ना क्लोज, बिल्कुल ऐसे ना क्लोज आते आते गए और उसके पे एक ब्लास्ट हुआ जिससे जनरेट हुआ था। हाँ, तो बिग बैंग यानी कि बहुत जोर का जो ये बैंग मतलब हुआ, क्या हुआ कि कोलिजन हुआ, उससे जो एनर्जी जनरेट हुई, उस एनर्जी का कहीं ना कहीं जो फॉर्मेशन है वो मास में कन्वर्ट होकर अर्थ बना, ठीक है, मोटा मोटा ये बोला जाता है। इस इक्वेशन ने पहली बार एक मैथमेटिकल रिलेशन दुनिया के सामने रखा कि यस यू कैन से दैट मास कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर किसी चीज में आप मास ऐड करते हो, आप एनर्जी ऐड कर रहे हो, समझ रहे हो। एनर्जी एंड मास ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है, कुल मिला के कहने की बात ये थी। इज दैट ओके? ओके। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अच्छा चलो क्वेश्चन यही है, हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल है, एक स्टेशनरी है एक मूविंग है, किसका मास ज्यादा होगा? स्टेशनरी का। स्टेशनरी का। नहीं, जो मूविंग बॉल है उसमें देखो, एक काइनेटिक एनर्जी का टर्म और एक्स्ट्रा आ गया ना। अगर काइनेटिक एनर्जी का टर्म एक्स्ट्रा आ गया मतलब एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई, एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई मतलब मास एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो मूविंग बॉल होगी इसमें रेस्ट मास स्टेशनरी मैम। प्लस
हाँ प्लस काइनेटिक एनर्जी बाय सी स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट और हो जाएगा, समझ रहे हो? भाई एनर्जी आई तो मतलब मास आया, यही तो, ये मास एनर्जी इक्विवेलेंट, मतलब मास और एनर्जी को एक साथ रख दो, एक बात समझ लो, मास कुछ नहीं है, एनर्जी है, एनर्जी कुछ नहीं है, मास है, ये वाली चीज ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर अभी भी ओपन है आर्ग्यूमेंट के लिए, आप लोग इस पे बहस करो, तथ्य पेश करो और उसको भी इंक्लूड करा दो, ठीक है, कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। अभी मास वाला ज्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि आइंस्टाइन वो बात करके गए हैं, ठीक है, इतना बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है। ये चीज समझ में आई किसी को? इस वाली बात में कोई दिक्कत है मूविंग बॉल वाली में? नो मैम। कूल। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है, एक मेरी तरफ से कोशिश है ये फील कराने की कि मास एक्चुअल में है क्या, ठीक है, तो अपन थोड़ी सी कुछ कुछ चीजें ब्रेक करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको जो बाहर से दिखता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई चीज है मेरे पास, चलो ये ले लेते हैं, ग्लास। जैसे कि ये किसी बच्चे का टॉय है, मेरा नहीं है, ठीक है, कुछ लोग इसे डायरेक्टोमीटर बोलते हैं, खैर। तो ये जो आपके सामने है ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, इस ऑब्जेक्ट का एक मास होगा, यस मैम। है ना, ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास तो इसके पास होगा एक मास, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको डीप लेके चलते हैं, ये किससे मिलकर बना होगा, आपको क्या लगता है किससे मिलकर बना होगा ये? एटम्स एटम पार्टिकल से। वेरी गुड, मेड अप ऑफ एटम्स, वेरी गुड वेरी गुड, मेड अप ऑफ एटम्स, बिल्कुल सही बोला आपने। अब एटम्स तो बहुत सारे होते हैं ना जिनसे ही मिलकर बना होता है, राइट, वो कुछ ही इस पैटर्न में होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, आपको पता है ना कॉन्टिन्यूस वो अट्रैक्शन रिपल्शन करते हैं इस तरीके यस से। मैम। ये बाहर वाला एरो मैंने ज्यादा बड़ा इसलिए दिखाया क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होता है, इनका मतलब साइज इंक्रीज भी हो जाता है कई बार ना। खैर आप कुल मिला के भी फिलहाल तो ये चीज हमारे डिस्कशन का है ही नहीं, हमारा मेन पॉइंट ये है कि एटम से मिलकर बना है जो म्यूचुअली एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, लाइक हर तरफ से फोर्स लग रही है इन पर, है ना। अच्छा बताना ये एटम्स किससे मिलकर बने हैं, अगर लाइक हम थोड़ा सा यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट होगा और उस ऑर्बिट में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये सुनो, अब और अंदर चले, अब ये न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होगा भाई? एलिमेंटल पार्टिकल है, हाँ, ये किससे मिलकर बना होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वेरी गुड, इसमें न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं, न्यूट्रॉन ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन अलग कलर से दिखा देते हैं, ठीक है, एक छोटे से एरिया में ही सारा कुछ इस तरीके से क्लब होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके अंदर क्लासिफिकेशन हो सकता है, हाँ जी बेटा, क्या इसके अंदर भी चीजें हो सकती हैं? और इसके बाद होता है यस, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्वार्क में ज्यादा नहीं डीप जाना है, बस इतना समझ लीजिएगा कि कुछ डाउन क्वार्क होती है, कुछ अप क्वार्क होती है, कुछ चार्म क्वार्क होती है, स्ट्रेंज क्वार्क होती है, बहुत सारी होती है, बट फिलहाल अपन मान लेते हैं कि ये क्वार्क से मिलकर बना है। अभी इसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन मतलब एग्जिस्टिंग में नहीं है, बट आने को मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोग तो एक टाइम तक एटम को ही बेसिक माना करते थे। इज दैट ओके? अब ये हर एक पॉइंट पे, हर एक इंटरेक्शन की वजह से यू विल हैव द एनर्जीज, ये सुनो, यहां पर एटम है तो इनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी एटम की होगी और काइनेटिक एनर्जी भी एटम की होगी, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन है, इनके बीच अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन की वजह से भी क्या होगा आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इज दैट ओके? ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में भी एक इंटरेक्शन शो करेंगे कि नहीं? भाई बंधे हुए हैं, एक एनर्जी में तो है ना,
यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन। न्यूक्लियन बोल दो आप इसको, ठीक है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं देते, न्यूक्लियन बोल देते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को। जब आप ज्यादा मतलब जो ज्यादा स्प्लिट करोगे ना, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बहुत रैंडम और बहुत तेजी से मोशन हो रहा होता है। एंड अगेन यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ एनर्जीज इन क्वार्क मॉडल ऑल्सो, ठीक है। तो बेसिकली क्वार्क मॉडल के अपने फील्ड्स होते हैं, वो सब चीजें होती है, बट अगेन हमको इतना डीप नहीं जाना। कुल मिला के मेरी कहानी ये थी कि आपको हर एक स्टेज पे एनर्जीज का पता चल जाए। क्या वो चीज क्लियर है सबको? एक बार मुझे बता दो। यस मैम। Yes. ये सारी एनर्जीज का ना जरा सम निकालते हैं, सारी एनर्जीज को ऐड करो। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन plus potential energy of your nucleons and vibrational kinetic energy of nucleons and energy of quarks, ठीक है। इन सबको ऐड करके जब आप c स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और स्टडीज ये कहती हैं कि ये जो मास है ना आपके पास, जो ये मास आया, इट इज स्टिल द 99% ऑफ द एक्चुअल मास। आज की तारीख में भी हमको नहीं पता है 1% का सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ 1% मास इज स्टिल अननोन टू अस। क्या फील आया मास क्या है? मैम जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपने एन लिखा है, उसमें जो हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ली है, वो हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मिलाकर लिया है। हाँ, न्यूक्लियस करके बोल दिया, मतलब आप चाहो तो उसको और मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन करके स्प्लिट कर सकते हो, बट अगेन पॉइंट वो था ही नहीं। पॉइंट था सिर्फ आपको फील कराने का कि एनर्जी, ये मास एक्चुअली आया कहां से है, ठीक है। दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन। यस मैम। इज दैट ओके? तो बेसिकली मास इज नथिंग बट द आइडिया अबाउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट। मास और कुछ नहीं है, किसी एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट एनर्जी का एक आइडिया है आपको, ठीक है। एक बार चीज लिख दूं मैं कहीं पे अगर जगह है तो, नहीं है। यहाँ लिख देते हैं, आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे हो क्या? ओके, हाँ मन बोलो। मैम रिपीट कर दोगे? देखो, हर एक स्टेज, हर एक चीज, एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, ये सब आप इनको एक साइकिल में ब्रेक करते जाओ। हर एक पॉइंट पे इंटरेक्शन हो रहा है, मोशन है। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब जाके मोशन ऐसा हो जाए कि बहुत तेज हो रहा हो तो आप उसको वाइब्रेशनल बोल देते हो। कुल मिला के एक एनर्जी जो मोशन के रिस्पेक्ट में आपके पास है, दैट वुड बी दी कॉन्सेप्ट ओवर है। तो हर एक स्टेज पे यू विल हैव एनर्जीज, और जब आप उन सारी एनर्जीज को ऐड करके सी स्क्वायर से डिवाइड करते हो, यू विल गेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड आई सेड कि स्टडीज कहती हैं कि 99% मास है, अभी भी 1% नहीं पता कहां से आया है, ठीक है। 99% का सोर्स अपन निकाल पाते हैं, 1% का नहीं पता, बस यही था, ठीक है। और यही मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, कि आप इस बात को समझ पाओ, मास और एनर्जी इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस मतलब इक्विवेलेंट है। कूल, ओके ओके। अब मैम। देखो, नहीं, हो गया सही। ओके अब देखो, अभी आप इस पिक्चर को देखना, पहले एक बार मेरी बात सुनना। देखो, हमारे पास ना एक ऐसे एक बॉक्स था, एक थैला था। चलो एक मिनट को जरा चेंज करने दो। हाँ, तो हमारे पास ना कहीं पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे, कुछ उसमें प्रोटॉन थे और कुछ उसके अंदर न्यूट्रॉन थे, ठीक है। ऐसा कुछ था, लेकिन ये अलग अलग थे। तो आप इन्हें बोल सकते हो कि ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। मैंने क्या करा, इन सबको मिला दिया। मैंने कहा कि एक काम करो भाई, तुम बंध जाओ और बंध के ना एक न्यूक्लियस बना लो, ठीक है। एक न्यूक्लियस फॉर्म कर लो, द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हो सकता है अभी बनाने में एक आध ऊपर नीचे हो जाए, बट मेन पॉइंट क्या है कि मैंने बिल्कुल वही सारे के सारे प्रोटॉन्स, उतने ही जितने अभी ये अलग अलग हैं, उन्हीं को मिलाकर न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, इस तरीके से।
तो अब देखो दिमाग ये कहता है कि जब आपने कुछ भी चेंज नहीं किया तो जो ये वाला मास है वो बराबर होना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस के, है ना। दिमाग तो यही कहेगा भाई, जब 14 न्यूट्रॉन 14 प्रोटॉन थे, अलग अलग उनका जो भी मास था मिला के वही होना चाहिए। बट हमने ऑब्जर्व क्या किया कि इनके अलग अलग मास ज्यादा थे, जब उनको बांध दिया तब मास अलग। जैसे अभी वाली पढ़ो चीज, इन्होंने क्या बोला है, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम एंड द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इन्होंने न्यूट्रॉन एटम के रिस्पेक्ट में बोल दिया, अपन न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अलग अलग मास और कंबाइंड करके जो न्यूक्लियस का मास है उनमें डिफरेंस आ रहा है। अभी जो डिफरेंस आया, ये जो मास मिसिंग है उसको अपन बोलते हैं डेल्टा एम, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और बेटा इसी को बोला जाता है मास डिफेक्ट। समझ में आया क्या? बोलो, शांत हो आज कैसे? एक बार रिपीट कर दो मैम। ओके, सी आई सेड यस कि मैम। आपके पास 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन है, आपने उनका वे किया, सपोज 10 ग्राम आया, बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात चल रही है, जैसे ऐसी नंबर बोल रही हूँ मैं। 10 न्यूट्रॉन 10 प्रोटॉन आपने वे किया, उनका 10 ग्राम मास आया, हमने उनका न्यूक्लियस बना दिया। 10 न्यूट्रॉन और 10 प्रोटॉन ही है, लेकिन न्यूक्लियस में जाके जब उस न्यूक्लियस का वे किया तो वो 8 ग्राम आया, 2 ग्राम गायब था। तो वो जो गायब हुआ उसको मास डिफेक्ट बोला। समझ में आया? यस मैम। ओके गायब अलीशा, मैम मतलब कि अगर हम इंडिविजुअल मास देखेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो प्लस के न्यूक्लियस का आना चाहिए, बट वैसा होता हाँ नहीं है। एग्जैक्टली, और जो डिफरेंस है उसी को मास डिफेक्ट बोला है। बिल्कुल। हाँ अमन कुछ पूछ रहे थे? नो मैम। कूल। तो अब कॉन्सेप्ट ये था, वो क्वेश्चन ये था कि भाई मास गया कहाँ। तो हमको पता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तब समझ में आया कि अरे हम इनको बांध रहे हैं, इसमें एनर्जी जा रहा है। समझ रहे हो? दैट एनर्जी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग बांधना, बांधने की एनर्जी। देखो कितना सिंपल है, सब कुछ सब इसमें ही है। भाई मास डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब कुछ कैलकुलेशन में डिफेक्ट आया, उसी डिफेक्ट को मास डिफेक्ट बोल दिया। मास डिफेक्ट का कॉज क्या था? क्योंकि कुछ बांधने में एनर्जी गई, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोल दिया। है ना? क्लियर है चीज की नहीं? देखो, द मिसिंग मास यस इक्वल्स मैम। टू द बाइंडिंग एनर्जी होल्डिंग द एटम टुगेदर। लास्ट में ये लाइन एक लिखी हुई है यहाँ पे छोटी सी, ये देखो, द मिसिंग मास इक्वल्स द बाइंडिंग एनर्जी दैट होल्डिंग द एटम टुगेदर। और यहाँ पे आप न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, दैट होल्डिंग द न्यूक्लियस टुगेदर। इज दैट ओके? ओके मतलब जो Yes, 2 ग्राम ma'am. मिसिंग था मैम, वो जो बाइंडिंग के लिए यूज हो गया। एग्जैक्टली, बांधने में यूज हो गया। अब जो मैंने बातें बोली उनको एक मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये कह रही हूं कि जो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है that is not equals to the mass of nucleus. ओके मैंने फिर आपसे बोला कि इनके बीच जो डिफरेंस आ रहा है वही आपका मास डिफेक्ट है, ठीक है। अब एक बात सोचो, मेरे पास एक एटम है, एक एलिमेंट है एक्स। आप इसको कैसे शो करते हो? एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की फॉर्म में ऐसे लिखते हो ना, जिसमें ये होता है आपका एटॉमिक मास, राइट, और ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास आइसोलेटेड एटम है तो मास, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। बट कब? जब हमने कोई आयन क्रिएट नहीं किया। भाई आपको पता है अगर आयन क्रिएट करते हो तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, इलेक्ट्रॉन गेन करते हो, तो दिक्कत हो जाएगी इस बात में, है ना। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन। बार बार मास निकल रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट? बोलो। Yes, ma'am. और A माइनस Z इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सही बात है? बोलते रहो। यस मैम। Yes, ma'am. MP हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन
mn हो जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। Yes, ma'am. Yes. अब इन्हीं सारी बातों का जरा हम यूज करते हैं Yes, ma'am. और यहाँ पे एक फॉर्मूला एक फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा कि डेल्टा m इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय z। ये हो गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। Yes, भाई ma'am. मास ऑफ प्रोटॉन एक का है 1 प्रोटॉन और ये 1 न्यूट्रॉन का है, प्लस a माइनस z ऑफ mn। तो ये हो गया आपके पास मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस Yes, ma'am. मास ऑफ न्यूक्लियस। अब मास ऑफ न्यूक्लियस के लिए आप इसको सीधा m कैपिटल M यूज कर लो, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। Ma'am, इज दैट ओके? हाँ जी ma'am, बेटा। mass of nucleons तो mass of proton plus mass of neutron होना चाहिए ना? क्या? Ma'am, mass of nucleons तो mass of proton plus mass of neutron होना चाहिए। लेकिन अगर 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है तो इंटू 10 नहीं करोगे, है ना? टोटल Ma'am, तो mass of proton और mass of neutron बराबर नहीं आते? लगभग लगभग बराबर होते हैं, डिफरेंस तो होता ही है ना, राइट? लगभग लगभग बराबर होता है। अगर आप एग्जैक्ट फिगर देखोगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी याद नहीं, बट एग्जैक्ट फिगर सेम नहीं होते, इतना मुझे पता है। प्रोटॉन और उसमें तो 1000 का कुछ फर्क होता है। आई थिंक 1817 टाइम्स हैवियर होता है प्रोटॉन, लेकिन ये कंपैरेटिवली मतलब बहुत डिफरेंस नहीं होता, बट है डिफरेंस तो थोड़ा पॉइंट पॉइंट में जाके, राइट? ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No, अब अगर ma'am. आपके पास ये जो किसी का माइक ऑन है भाई? ओके सो अगर मैं इस डेल्टा एम में सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दूं तो उसी को आप बोलोगे बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है? इज दैट ओके? चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी नीट पीवाईक्यू है। तो एक बार आप लोग प्लीज ट्राई करिए, एक बार मैं आपको क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ इनकेस अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10 raised to the power -20 जूल, द वैल्यू इन इलेक्ट्रोवोल्ट इज नियरली। एक्चुअली किसी चीज का है नहीं, यूनिट्स एंड डायमेंशन काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट ठीक है आप सॉल्व कर दो। 1927 हो रहा है, 1928 तक बता दो। मैम सी। Ma'am, polling है। अरे बता दो सारे, बोल दो मैम। नहीं बता दो, ऐसे बता दो। Ma'am, C. Ma'am, C. ओके सबका ऑप्शन सी आ रहा है? यस इस बच्चे का नहीं आया, Yes, एक बार मैं ma'am. बता देती हूँ। हाँ बेटा देखो मैं ऐसा, क्वेश्चन पहले कर रखा हूँ। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 raised to the power -19 जूल होगा, ठीक है? अगर मुझे 1 जूल का वैल्यू चाहिए तो सिंपल है, इसको आप इस तरीके से ले जाओ, फिर आपको जो भी निकालना है वो निकाल लो। तो मुझे यहाँ पे 10 की पावर -20 जूल के लिए निकालना है, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है? तो 10 की पावर -20 डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग and you will get 0.06 electron volt, right? Sorry, है ना? Yes, ठीक है। अमन दिस इज योर एक ऑप्शन क्वेश्चन सी। भी तो हाँ जी है। बेटा, क्या बेटा? कुछ नहीं मैम। अच्छा सी फॉर सी एस के ये बोल रहे हो, चेन्नई सुपर किंग। एक और कीजिएगा, ये 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 0.5 ग्राम। सॉल्व कीजिएगा। अभी समय हो रहा है 1928, आप लोग मुझे 1929 तक बता दीजिए 1 मिनट में, एंड आई विल लॉन्च द पोल फॉर दिस क्वेश्चन। सो आप ऐसे खुले में आंसर मत कीजिएगा। हो गया मैम।
पोल। पोल लाइव है, आंसर कर दीजिए। भाई इसमें भी तुमने आंसर चित्रा दिए, ऐसे कैसे चलेगा? इधर चलिए समय खत्म। इधर आप क्लास ले रहे हो मैम, वहाँ मेरा दोस्त कह रहा है मेरा 2 पेन चोरी हो गए। ओह शिट, पेन चोरी होना इज अ बिग थिंग। चलो चलो, 0.5 ग्राम सब्सटेंस की बात की। अभी आपने देखा कि अगर मास मिस होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उसका आपको फॉर्मूला आता है कि E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ पे आपको 0.5 ग्राम बोला हुआ है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ रखोगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करके ऐसा ही यूनिट्स में रखोगे। यस मैम। सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸8, इसका स्क्वायर कर देंगे आप, तो ये 9 हो जाएगा हाफ इंटू 10⁻³ इंटू 3 सॉरी इंटू 9, अरे भाई, और इंटू 10⁻16, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। 13। यस राइट, मैम। देख, तो अब मैं आपको एक बार फील कराती हूँ कि आप ध्यान से देखो, सिर्फ 0.5 ग्राम मास लूज हुआ था, कॉरेस्पॉन्डिंगली एनर्जी देख रहे हो कितनी ज्यादा है, ये 10⁻13, देख रहे हो? दिस इज द कॉन्सेप्ट, लिटिल बिट आप यहां से फील ले सकते हो कि यूरेनियम, दैट न्यूक्लियर पावर जो भी आपको पढ़ना भी है, न्यूक्लियर बॉम्ब, क्यों उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है? क्यों बोलते हैं छोटा सा यूरेनियम का पीसी इतनी ज्यादा एनर्जी निकाल सकता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी निकाल सकता मैम क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है। है। मैम उसका मास मास नहीं, उसमें ज्यादा। ये डेल्टा एम सी स्क्वायर की वजह से, सी स्क्वायर इज 3 इंटू 10⁸8, थोड़े से मास से भी बहुत एनर्जी निकलेगी, दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसी का तो दुख भी था आइंस्टाइन साहब को कि उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी वाले उस पर उनके हस्ताक्षर थे, उनको जो दुख था। अभी तो मुझे खैर उसकी ज्यादा डिटेल नहीं पता है, बट मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट एंड ही इज रिग्रेटिंग अबाउट हिज डिसीजंस। हमारे What he स्कूल did. के लिए तो 0.1% भी काफी होगा। अरे भाई, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे बिफोर मूविंग फर्दर टू अनदर टॉपिक, कि आपने अभी देखा बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा, मास डिफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग द बाइंडिंग एनर्जी। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि क्या इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको न्यूक्लियस बांधने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी खर्च हो गई है ना, मास की फॉर्म में चली गई, डिफेक्ट की फॉर्म में। अगर मुझे किसी न्यूक्लियस को तोड़ना हो तो वह एनर्जी की फॉर्म में दिख जाएगा क्योंकि मास बढ़ जाएगा। वाइस वर्सा भी तो सोच सकते हैं, यानी कि आपको सेपरेट करने के लिए भी मतलब एनर्जी का रोल है और मिलाने के लिए भी एनर्जी का रोल है। तो क्या मैं ये बोलूं जिसकी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल? यस मैम। क्योंकि एनर्जी जितनी लेस होगी उतना ज्यादा चीजें स्टेबल होती है ना? तो मैम आपने तो अभी ये बोला जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल, मैम ये तो गलत है। हाँ, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मतलब बांधने में ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई, तो बची तो एनर्जी कम ना। अगर मेरे पास 100 जूल एनर्जी थी, एक न्यूक्लियस बनाने में मैंने 30 जूल खर्च कर दी, तो उसके पास 70 जूल बची। दूसरे केस में मेरे पास अगेन 100 जूल एनर्जी थी, मैंने 50 जूल बनाने में खर्च कर दी, तो 50 जूल उसके पास बची। तो मैम 50 वैसे तो जूल ही देखिए 70 जूल। कॉन्सेप्ट ये होता है कि एनर्जी कम होती है तो हम लोग का जो बनता है कंपाउंड या जो भी बनता है वो स्टेबल होता है। तो हम लोग जब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जब किसी दो मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, तो उसके पास कम एनर्जी रहेगी, हम उस वाली एनर्जी को कंसीडर करके उसे स्टेबल बोल रहे हैं। वही तो एनर्जी उसके पास है, उसी की तो बात करेंगे, राइट? ओके मैम। ये कॉन्सेप्ट जितना कन्विंसिंग लग रहा है उतना ही गलत है। अगर आपको किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है, अगर आपको किसी न्यूक्लियस को स्टेबल कहना है या उसकी स्टेबिलिटी को जज करना है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक बार ये जरूर देख लें कि उसमें कितने न्यूक्लियॉन हैं। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपको दिख रहा है कि एक घर में जो एक घर में मंथली इनकम 1 लाख रुपए है और दूसरे घर में 10 लाख रुपए है, तो आपको लगेगा कि दूसरा घर जिसमें 10 लाख रुपए वो ज्यादा अमीर है ना? तो एक में 1 लाख, एक में 10 लाख। लेकिन आप एक चीज देखना भूल गए कि जिस घर में 1 लाख रुपए मंथली इनकम है वहां पे सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं, जहाँ पे 10 लाख रुपए इनकम है, 10 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, वहां पे 20 लोग हैं।
खर्चा ज्यादा होगा ना मैम 10 लाख वाले का। 20 लोग 30 लोग कितने लोग हैं सपोज मान लो, तो वहां पे एक इंसान के हिस्से कितनी पैसे आ रहे हैं वो मैटर करेगा ना। यहाँ तो 50,000 आ रहे हैं, वहां पे उतने नहीं आ रहे। मैम तो मतलब हम बेसिकली इंडिविजुअल न्यूक्लॉन्स को देख के बताएंगे। बेसिकली आपको बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जज करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए आगे चल के आपको एक सेकेंड ये कर्व मिलता है, एनसीईआरटी से निकाला गया कर्व है। मतलब ये मैंने फोटो एनसीईआरटी से निकाली और ये कर्व मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। और उसका रीजन ये है कि खैर अब तो मैंने कई सालों से इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, वरना ये जो कर्व है जैसा ही बना हुआ है आई कैन ड्रॉ एग्जैक्टली लाइक दिस, यू नो, सारी मार्किंग 2H 3H 4H LI सब ऐसे पूरा आई कैन ड्रॉ दिस कर्व एग्जैक्टली सेम। मेरे को याद है मैं आज भी इसको ना बोर्ड में बना कर आई थी अपने, उन्होंने मांगा नहीं था पर मैं फिर भी बना के आई थी क्योंकि मुझे ये याद था। और हाँ वो क्वेश्चन बिना इसको बनाए भी चला जा सकता था, बट आई स्टिल ड्रॉ दैट। खैर अगर आप एक कर्व देखो, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का कर्व। ठीक है, अब यहां से हमें पता चलेगा कि कितनी पर एनर्जी न्यूक्लियन मतलब एनर्जीज मिल रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग कर्व है ये वाला और उसको समझने में भी मजा आएगा। जस्ट अब मैंने कहा था ना कि आपको आज के लेक्चर में बस सुनना है, तो सुनना इसीलिए क्योंकि इसको आज अपन एक्सप्लेन करेंगे मस्त बहुत बढ़िया तरीके से। देखो अब ध्यान से देखो, दिस इज 2H, ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई है। दिस इज 238 यूरेनियम, हैवी न्यूक्लियाई है। तो आप देखोगे कि इस तरफ आपके पास हैवी न्यूक्लियाई है, राइट? अरे भाई, और आपके पास दूसरी तरफ लाइटर न्यूक्लियाई है। सही बात? Yes. अब ध्यान से देखो, इन सारे एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जिस एलिमेंट की है वो है फेरस। इट इज 56 Fe, ठीक है, और इसकी एनर्जी लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इस 56 Fe के जब आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तब भी कर्व में एनर्जी डाउन हो रही है, राइट हैंड साइड जाओगे तब भी एनर्जी डाउन हो रही है, ठीक है। तो आप इसीलिए इसे बोलते हो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, तो लगभग आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब मैंने ये बहुत ही मतलब वेग तरीके से ये बोल दिया है, आप इसको इतना भी डिवाइड कर सकते हो। कुल मिला के मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जहां पे एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है तो तकरीबन वो इतना रीजन आएगा आपके पास, ठीक है। अब बाकी सारे न्यूक्लियाई की कोशिश इस रीजन में लाई करने की है। जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो छोटे न्यूक्लियाइज में ब्रेक होके इधर आना चाहते हैं टू गेन द स्टेबिलिटी। जिनके एटॉमिक नंबर्स कम है वो 2-3 जुड़ के आपस में इधर आना चाहते हैं, एंड द एजेंडा इज सिंपल टू गेन द स्टेबिलिटी। क्या ये चीज समझ में आई हमको? बोलो। मैम रिपीट करना एक बार। मैंने ये बोला कि आप अगर ध्यान से देखो तो 56 फेरस वाला जो न्यूक्लिया है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर, ठीक है। उसके आजू बाजू आपको एक लगभग प्लेट्यू सा रीजन दिख रहा है, ऑल्दो प्लेट्यू नहीं है बिल्कुल, मतलब सपाट रीजन नहीं है, कर्व है उसमें, बट स्टिल यू कैन से कि भाई ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है, ज्यादा मतलब एनर्जी है पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ये चीज आपको डॉटेड वाले रीजन में दिख रही है, ठीक है। इसके दोनों तरफ आजू बाजू आपको दिख रहा है कि कर्व डाउन हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रही है, मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है। यस और नो? यस मैम। यस। तो होगा क्या, अभी एक सेकेंड, एक बार मेरे को एक्सप्लेन करने तो, अगर रीजन फिर भी डाउट बचे तो पूछना, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो हैवी न्यूक्लियाई है, मतलब जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है, उनके पास पर न्यूक्लियन एनर्जी कम है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो अपने आप को 2 छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लें, ताकि वो जब 2 छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होंगे तो उनका कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर इस स्टेबिलिटी रेंज में लाई कर जाएगा, ठीक है।
तो जब एक हैवी न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई या 3 न्यूक्लियाई फर्दर ब्रेक होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोलो। न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं बोलते उसको? यस मैम। फ्यूजन तो हमारा सॉरी, बनना फिजन, होता है। फिजन, फिजन फिजन, होगा तो फिजन, ब्रेक होगा। राइट। मतलब ब्रेकिंग इनटू द स्मॉलर न्यूक्लियाई, एक हैवी न्यूक्लियाई का, दैट इज न्यूक्लियर फिजन, राइट। फ्यूजन है। तो यानी कि आप लोग बोल सकते हो, मैं हमेशा फिजन और फ्यूजन में कंफ्यूज रहती हूँ, मतलब लाइक मुझे फील पता है पर मैं ये भूल जाती हूँ विच इज फिजन विच इज फ्यूजन। सो दीज न्यूक्लियाई आर प्रोन टू फिजन, राइट। इनके अंदर टेंडेंसी है ब्रेक होने की। वहीं दूसरी तरफ ये जो लाइटर न्यूक्लियाइज है, ये क्या देखेंगे कि भाई हमारे पास तो बड़ी कम एनर्जी है, अगर हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो एक काम करते हैं, मिलकर हैवियर न्यूक्लियाई बना देते हैं। तो जब ये मिलने की कोशिश करेंगे ना, तब आप बोलोगे कि मैम अगर ये मिलने की टेंडेंसी शो कर रहे हैं तो दीज न्यूक्लियाई आर प्रोन टू Fusion. फ्यूजन। आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई है। न्यूक्लियाई प्रोन टू फ्यूजन। समझ में आया? अब आप मैम लोग जो मुझे लाइटर बताओ। वाले हैं वो फ्यूजन करेंगे और जो हैवी वाले हैं वो फिजन करेंगे। जो लाइटर Yes. वाले हैं वो फ्यूजन करेंगे Yes, yes, yes. And what is the reason for this? क्योंकि उनका बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन वो ज्यादा है, जिसकी वजह से उनके में फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि वो स्टेबल है। Exactly. So the point is simple, to gain the stability. अब आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कुछ बात नहीं है, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में बात करनी है, और आपको ये बात करनी है कि इस चीज को पाने के लिए सारा कुछ होने वाला है। तो अब आप अगर ये बात दिमाग में बिठा लिए ना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो आपको जीवन में कभी याद करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ मिलना होगा, कहाँ टूटना होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तकरीबन 30 से 80 के रेंज में स्टेबिलिटी होगी, और उस रेंज के लिए जो 30 से कम वाले मास नंबर के न्यूक्लियाई हैं वो मिलेंगे, और जो 80 से ज्यादा वाले न्यूक्लियाई हैं वो टूटेंगे। मैम एक चीज और ठीक है। पूछनी है, हाँ, जो मतलब हैवियर न्यूक्लियाई हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, मींस वो कम स्टेबल है, इसलिए वो फिजन करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। बट जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं उनकी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा ही है ना, ज्यादा हैवियर क्यों के है? आप कम देखो, 2H की, 3H की, 6Le की, 4He की, सबकी कम है। कहाँ ज्यादा है? कर्व देख रहे हो आप? वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वाई एक्सिस पे। ठीक है, मतलब वो दोनों ज्यादा की ही नहीं है। कम है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट द कर्व इज शोइंग दिस थिंग टू अस ना। कर्व यही तो दिखा रहा है कि जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं 30 से लेकर 80 के बीच में है। तो वो वापस वहीं पे सब आने की कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबल 56 Fe है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये वाले फिजन दिखाएंगे, इधर वाले फ्यूजन दिखाएंगे, ये आपको। इज दैट ओके? यस मैम। यही सारे कंक्लूजन्स थे जो आपका होमवर्क है कि राइट डाउन द अबव डिस्कस्ड कंक्लूजन्स इनटू पॉइंट। जो बच्चा मुझे भेजेगा ये, ठीक है, आई विल मार्क, मतलब आई विल टेक द ट्रैक ऑफ दिस थिंग, ठीक है, एंड शेयर इट विद मी। मैम पर्सनली? यस। क्या और मैम? ध्यान रखना एक फॉर्मेट होना चाहिए भेजने का, कि आपने जैसे सपोज एक पेज पे लिखा है, आपने उसकी फोटो क्लिक करी है, उसके टेक्स्ट में या उस पेज पर ही आप अपना नेम लिख देना। फॉर एन एग्जांपल, मुझे जैसे कि साक्षी काफी भेजती है, तो जैसे उसमें लिखा कि साक्षी सिन्हा, ठीक है, और बैच लिख देना कि 12th नीट। ओके, तो मेरे को याद रहेगा, आप मतलब मेरे को ट्रैक करने में इजी शेयर होगा। करोगे? सिर्फ शेयर ये करोगे भेजना है या ग्रुप जो पर? आज नोट्स बनाए थे वो भी? क्या बेटा जिवा? हम मैं बोल रही हूँ कि ये जो आपने लिखने के लिए बोला है पॉइंट, सिर्फ यही पे भेजने हैं या फिर मतलब जो नोट्स बनाए आज वो भी? बस ये भेज देना मेरे को, तो ये वाला देखना है आपने जो चीज सुनी समझी वो कैसे लिखी। ठीक है, मैम हाँ जी बनाना बेटा। क्या है? ग्राफ में जो
ये बेटा, ये जो ग्राफ में मैंने बातें बताई है ना, इनको पॉइंट्स में ब्रेक कर दो। जैसे कि आप लिखोगे कि सबसे स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा है, फिर लिखोगे कि बाकी 30 से लेके 80 के बीच, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे हो देखो, जाएगा मैम। 30 से लेके 80 के बीच में स्टेबिलिटी रेंज लाई कर रही है, तो उससे कम वाले उससे ज्यादा वाले क्या शो करेंगे, क्यों शो करेंगे, ये वाली चीज। ठीक है। ओके और मैम। ध्यान रखना इन सारी बातों में एक चीज इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is the true criteria to judge the stability of a nuclei. मैम एक बार ग्राफ ठीक है? दिखाना। मैम क्वेश्चन दिखाना। ठीक है, जब मैम आपका ये सब इसमें हो जाए तो तो मुझे बताना, अब मैं क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। मैम इसमें तो यूरेनियम है। मैम ये फ्यूजन करेगा, मतलब दूसरे न्यूक्लियाइड में टूटेगा। मैम जब ये टूटेगा तो इसमें जो एनर्जी होगी उसका भी तो डिफरेंस आएगा ना मैम। हाँ, तो बात तो वही है ना, मैम टूटने मतलब पे जो ही। एनर्जी डिफरेंस आएगा, जैसे इसमें मास में डिफरेंस आता है न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस के, तो हम इसमें एनर्जी में आएगा तो इसको एनर्जी डिफेक्ट बोलेंगे फिर हम। नहीं 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 नहीं, देखो मैं तुम्हें एक चीज सिंपल सी बताती हूँ, तुमने यहाँ पे जगह कहीं छोड़ी है, यहाँ पे बना देते हो, इसे तुम समझ गए ना, इसको हटा दूं, ये ये मुझे पर्सनली पक्का भेज देना, और जैसे मैंने बोला है वैसे ही भेजना, कि नेम लिख के और बैच वो लिख के। अगर ड्रॉपर वाला बच्चा भेज रहा है तो वो ड्रॉपर लिख देगा, ठीक है, और नीट वाला भेज रहा है तो 12th नीट लिख देगा। देखो मैं तुमसे कह रही हूँ कि यहाँ पे दो, हाँ जी बेटा, मैम ये पीडीएफ आप ग्रुप पे शेयर कर दिया करो, आपका बिटली लिंक कभी कभी ओपन होता है। बेटा बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है एक्चुअली, काफी सारे बैचेस है ना, तो वहां पे वो इजीली मेंटेन हो जाता है। आप लोग अगर गूगल शीट डाउनलोड करके रखोगे ना, और आपने सिर्फ एक बार भी क्रोम पे सर्च किया होगा, तो वो गूगल शीट सेव हो जाएगी आपके पास। और गूगल शीट जो ऐप है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, वो बहुत सही चलती है, फिर वो दिक्कत नहीं देती। ठीक है। और कई बार ऐसा होगा ना कि मैंने उसमें चीजें अपलोड करी हैं, तो बस आपको वो ये बोलेगा कि आपने जो लास्ट खोला है तब से अब तक चेंजेस आ गए हैं, तो बस आप थोड़ा सा टाइम उसको लोड होने के लिए दे दीजिएगा, नेट ऑन करके दे। इज दैट ओके? ओके। ओके। देखो मैंने बोला फिशन कहाँ होता है, हैवी न्यूक्लियाई में। यस मैम। ठीक है। अब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूं, सिर्फ एग्जांपल। एक हैवी न्यूक्लियाई जब दो कॉन्स्टिट्यूएंट लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है, तो एनर्जी इसका जो समअप है ना वो बढ़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसकी एनर्जी अगर सोचो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगेन ये सिर्फ एक नंबर है, मैं बिल्कुल भी डेटा पे नहीं जा रही हूँ, डिस्क्लेमर चला देती मैं यहाँ पे अगर होता तो। चलो सोचो कि ये 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 0.5 ही सही, बढ़ा ना टूटने पर भी। और जब आप जोड़ोगे, यही बस आपको वो कर्व शो कर रहा है कि जब आप x प्लस वाई को जोड़कर कोई z बनाओगे, मतलब ये लाइटर न्यूक्लियाई है और ये हैवियर बना। यहां भी जो लाइटर न्यूक्लियाई है ना, लेट्स से 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो हैवियर न्यूक्लियाई है ये ज्यादा ही होगा। दैट इज व्हाट दिस कर्व इज शोइंग। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है हमारे पास फिजन और फ्यूजन की कहानी में। समझ में आता है? ये 7 MeV बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। हाँ हाँ, यस। अब हम बात ही सिर्फ इस फैक्टर की करेंगे क्योंकि यही ट्रू फैक्टर है हमारे पास। ओके, चलिए बस अब बात कर देते हैं इस क्वेश्चन की, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। अगेन ये 2008 2004 एक रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और बहुत ही, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो सारे अच्छे होते हैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करो, मैं आपको पोल दे रही हूँ, बस एक सेकंड। और ठीक इससे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपके पास है, वो भी PYQ ही है आपका। मैम आप क्लास एंड करोगे ना तो हम 5 मिनट। क्या बेटा? हम जब आप क्लास एंड करोगे तो 5 मिनट रुक जाना, मुझे आपको पता नहीं। Okay, I would love to hear. देखो पोल आंसर, पोल कर दो, मतलब लाइव है, फटाफट से कर दो बस, मतलब फटाफट से में बस ये देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आता है, आप में से सबको जितने भी बैठे हैं, बस थोड़ा सा सब्र करके समझना कि बोल क्या रहा है। सब आता है आपको ये? तो कल अपन इसका प्रॉपर PYQ सेशन करेंगे, तो सारी चीजें तैयार करके आना, रिवाइज करके आना। लेकिन आपका तो पेपर है, पर पेपर स्कूल से आके कर लेना, ठीक है? मैम कर लेंगे। तो दोनों मुझे भी कल chapter- आप लोगों से बात करनी है, एक बार मुझे याद दिलाना कि मैम आपको कुछ नीट के एक्शन प्लान को लेके आपको हमसे बात करनी है, ठीक है? या
ठीक है, आई एम एंडिंग द पोल, आई एम शोइंग विद द रिजल्ट। देखो ये जो आंसर इतना स्पेक्ट्रम शो किया है आपने, इसका रीजन ये है कि आपने बस इसको शांति से नहीं किया। एक बार बस आप देख लो कि क्या रहा है। ये कह रहा है कि जो ये MAZ है, एक सेकेंड, अरे अरे अरे, जो ये MAZ है ये शो कर रहा है masses ऑफ द न्यूक्लियस। अब आप बस इतनी बात पकड़ लो, मास ऑफ द न्यूक्लियस। आपको पता है ना कि मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। या मैम। आपको AXZ दिया हुआ है, तो अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन लिखूं तो ZMP, और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखना चाहूं तो A-Z का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इस डिफेक्ट को हमने क्या बोला था कि भाई आप इसका डिफरेंस निकालो, तो वो डिफरेंस जो है बराबर आना चाहिए बाइंडिंग एनर्जी के ना। भाई मास डिफेक्ट है तो बाइंडिंग एनर्जी इनटू क्या होना चाहिए, पर C², M इज इक्वल्स टू E/C²। यस मैम। अब वो आपको जो आंसर दे रहा है सारे ऑप्शंस में न्यूक्लियस का मास उसने एक साइड रख रखा है, तो न्यूक्लियस का मास एक साइड कर दो। न्यूक्लियस का मास आप जब एक साइड कर दोगे तो मतलब ये इधर गया और ये वाली चीज इधर आई, तो ये आपके पास बन जाएगा ZMP A-Z ऑफ MN, और ये हो जाएगा माइनस का बाइंडिंग एनर्जी पर C²। बस अब आप देख लो कौन सी एक्सप्रेशन ऐसे एकदम से वहां पे घुसोगे ना डायरेक्ट ऑप्शन में तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। यहाँ पे देखो C² मिसिंग है, यहाँ पे प्लस का दे रखा है, यहाँ पे प्लस है और C² भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन C है। ठीक है, अब बिल्कुल ठीक इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन 4th है आपका, 2007 में आया हुआ है। इसको बस इन्होंने अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन अलग कर दी है, बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में पूछ रहा है। अगेन कोशिश करूं कि सबसे पहले एक्सप्रेशन खुद से लिख लो। ठीक है, पोल लॉन्च हो चुका है, पोल पे आंसर करना। मैम जो इसका पहला वाला क्वेश्चन था उसका B था कि C था? सीधा उसमें। ओके मैम। मैम जब हम PYQ करते हैं तो सारे हो जाते हैं, हम टेस्ट में क्यों नहीं होते हैं? आपको PYQ हो रहे हैं ना पक्का? यस मैम। जस्ट बी हैप्पी। You have a good question. अगर PYQ हो रहे हैं ना तो सब्र रखो, शांति रखो, तुम सही ट्रैक पर हो। मैम PYQ वैसे अगर क्लास में हो तो भी हो जाते हैं, और बाय चांस हम घर पे भी हो जाते हैं, बट मोस्ट टाइम जैसे टेस्ट वगैरह है तो उस टाइम पे पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती है। देखो अभी ना टेस्ट को और ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है, और ऑब्जेक्टिविटी लाने की कोशिश की जा रही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगर आप PYQ कर रहे हो तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। आई एम टेलिंग यू, आप PYQ कर रहे हो धड़ल्ले से करते जाओ और सिर्फ एक बार करके मत रुकना। जब तक उस PYQ की बुक पे 5 से 6 टिक एक क्वेश्चन पे ना लग जाए ना, तब तक रुकना नहीं है। समझ रहे हो? 5 से 6 टिक, यानी कि 5 से 6 बार तुम उन चैप्टर से गुजर चुके हो। तुमको कितना भी हो रहा है ना कि हमें क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार करो, और हर बार ऐसे करो जैसे कि तुम्हें मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ करो, और 5-6 बार मतलब 5-6 बार। मैम रे ऑप्टिको के तो मतलब लर्न हो गए उनके आंसर्स, ऐसा हो गया है। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, दिस इज अप्रिशिएटेड। मैम आई एम सेइंग दिस थिंग ऑन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। टारगेट था ना, तो मैम जैसे मेरे ऑप्शन से PYQ कर लेते, मैम मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और सब टिप्स देते भी। तो वेरी गुड। चाहे कितनी बार ही फीलिंग आए, हर बार यही करो। और तुम लोग अगर मेरा मानो ना कहा, तो आप चाहे सुबह पढ़ते हो चाहे रात पढ़ते हो, जो आपका टाइम है, बस 1 घंटा फिजिक्स के फॉर्मूलाज, 1 घंटा तुम्हें अभी स्टार्टिंग में लगेगा, धीरे धीरे करते करते आधे घंटे तक आ जाओगे। सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूलाज डेली पढ़ लो, डेली। अपनी बस कॉपी खोल के बैठ जाओ, अपनी नजर से निकाल लो डेली, बस। आई कैन गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रुकेगा, फिजिक्स की वजह से तो नहीं रुकेगा। मुझे पता तुम में से सबको फिजिक्स में ही दिक्कत है। मैम मुझे बस
पर्टिकुलर यूनिट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इस चीज को पहले अपने दिमाग से निकाल लो कि प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज पीवाईक्यू उनकी सबसे पहले लगाओ, जो तकलीफ दे रहा है उसको डिले नहीं करना है, उसको ही कहना है सबसे पहले आजा तुझको निपटाते हैं। बिल्कुल ना अग्रेसिव मोड में आ जाओ, ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे, सबसे पहले अब यही होंगे, जिद कर लो। और जो ना हो डिफिकल्टीज जहां है, मार्क दोस पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू के अलावा कोई बुक तब उठाना जब पीवाईक्यू 5 से 6 बार हो जाए, ठीक है। और बिल्कुल डट जाओ, लड़ जाओ क्वेश्चन से, चैप्टर से। हो ही नहीं सकता कि तुम्हें ना आए, तुमसे ज्यादा थ्योरी किसी ने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तुमसे ना बने इसका सवाल पैदा नहीं होता, और अगर नहीं बन रहा है तो उसको दिखा दो कि तुम कौन हो, और बिल्कुल भिड़ जाना। मैम भिड़ 33 जाना, जी है कॉपी वो में मत भिड़ जाना। हाँ, अरे जो भी है, मेरे पास 35 ईयर्स वाली है, मैं तुम्हें वहां से क्वेश्चन करा रही हूँ। तुम्हारे पास जो है वो कर लो, एक बार नीट का लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व उठा लेंगे, ठीक है, लेकिन उस तक आने दो जरा। वैसे भी हम लास्ट चैप्टर पे हैं, इसके बाद सेमीकंडक्टर ही बचता है, ठीक है। वो करा के अपन सिर्फ पेपर्स लगाया करेंगे फिर ईयर वाइज। हम कितने क्वेश्चंस बचे हैं इसके आगे? बस ये लास्ट है बेटा। सो वी हैव दिस थिंग ओवर हियर, ठीक है। दे आर आस्किंग अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी, अभी भी तो निकाला था। बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जी प्लस मास ऑफ प्रोटॉन जी माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस दैट इज ए कॉमा जी। इसका मल्टीप्लाई सी स्क्वायर के साथ करा दो, है ना। अब देख लो कौन सा ऑप्शन इससे मिलता है। सबसे पहले तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तो हो ही नहीं रही है, बाकी 3 में हो रही है। और ये देखो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है ना, आगे जाना ही नहीं है। बाकियों में न्यूक्लियस से मतलब माइनस हो रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं है। समरी दोगे आज की क्लास की? मैम पहले तो आपने एनर्जी के बारे में बताया, जिसमें आपने मास ऑफ ऑब्जेक्ट में बताया कि वो एटम्स में टूटते हैं, फिर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स में, फिर न्यूक्लियस उसका निकाल के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन फिर क्वार्क्स बताया, उन सबकी एनर्जी प्लस करके अपॉन में सी स्क्वायर करा तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, जिसमें से 99% जो होता है वो एक्चुअल मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और 1% अभी भी पता नहीं चल रहा है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसमें उसके बाद आपने मास डिफेक्ट पढ़ाया था कि बाइंडिंग एनर्जी की वजह से थोड़ा सा मास जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, जिसे हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताया था, जिसमें कि जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं और हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, उन दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होने के लिए हैवियर वाले फ्यूजन करते हैं और लाइटर वाले फ्यूजन करते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस कराए थे। हाँ, और आप एनर्जी में एक चीज ध्यान रखना कि मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन मास ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। टिप्स यही है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व को ध्यान से देखना, उसके फीचर्स को जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है लिखना, शॉर्ट नोट्स बनाना एंड सेंड इट टू मी। फॉर्मेट मैंने आपको बताया है कि अपना नेम और बैच का नेम ये जरूर एक ही फोटो में, 2-3 मैसेज करने की जरूरत नहीं है, जिस फोटो में भेजो उसके लिखने का आता है ना ऑप्शन व्हाट्सएप पे, वहां लिख देना। ये शीट है, इसमें ई बुक्स भी हैं, और आप लोगों को इसमें मतलब और भी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपके पास समय हो, अभी तो आप प्री बोर्ड में बिजी हो तो इतना ही कर लो, काफी है, बट इसको जरूर एक्सप्लोर कर लेना। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं। ये कुछ डेटा आपको गिवन है, इसके बेसिस पे आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, ये 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 7 क्वेश्चन है। जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब हम पीवाईक्यू करेंगे न्यूक्लियाई के, तो मेक श्योर करना फॉर्मूलाज आपको आते हैं। मैम एंड थैंक यू। मैम क्वेश्चन दिखाना। क्वेश्चन अभी मैं अपलोड कर दूंगी, वैसे अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, अदरवाइज मैंने अपलोड कर दूंगी। इज दैट ओके? टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच आप लोग आए। बाय मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय। वेलकम बच्चा, बाय।